तो यहाँ तक हमने ऑसिलेशन समझ ली। समझ में आ गई क्या होता है ऑसिलेशन? जी सर। सर एक सेकंड में लिख रहा हूँ, एक सेकंड। वो सर वो ना जैसे एक कंप्लीट साइकिल हो गया, अगर एक चीज आप छोड़ोगे तो उसी पॉइंट पे वापस आएगी तो वरना ऑसिलेशन चलेगी। भाई इसको हम कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच अ वे दैट। ये लिखो सर मैं, हाँ लिख लो। एक सेकंड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in such a way जी that its दैट that its जी क्या कहते हैं मोशन its जी motion repeats जी in to and fro direction about a fixed point. To and fro direction about a fixed point. ठीक। तो फिक्स पॉइंट के साथ ब्रैकेट में लिख दो मीन पोजीशन, उसको मीन पोजीशन कहते हैं। अच्छा भाई आगे चलते हैं। तो ये 19.1 के बारे में आपसे डिस्कशन हो गया। अब कहते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज व्हेन अ पार्टिकल मूव फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन to its maximum displacement in one direction, back through the equilibrium position to the maximum displacement in the opposite direction and back once more to the equilibrium position। देखो वही बात हो गई जो मैंने अभी बताई थी कि कंप्लीट जी रोटेशन कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगी, जब आपने एक ऑब्जेक्ट को लेके गए, ये इसकी मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन सेंटर में जो है ना, को मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा था ऑसिलेशन करने से पहले था। आपने इसको नीचे पुल किया स्केल को, छोड़ा, ये क्या जाएगा सेंटर पे जाएगा बीच वाली पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे, फिर ऊपर जाएगा जी मैक्सिमम जी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, फिर वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा, फिर आएगा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे। तो जब ये वापस आएगा तो इसका मतलब इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट की, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव जी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन टू इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, बैक थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड बैक जी। वंस मोर टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। दिस सर दिस पेंडुलम वाली यही चीज है ना? सॉरी, पेंडुलम वाली यही चीज होती है ना? पेंडुलम में भी यही होता है। ये पेंडुलम ने यहाँ से उठा के जी छोड़ा तो पहले ये सेंटर में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस सेंटर में आएगा, वापस ऊपर जाएगा। तो वापस जब रिपीट होगा तो जी कहलाएगा सर। ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई है। ठीक है। जी अब जैसे दिस इज शोन इन फिगर 19.1 सी। अब 19.1 सी के अंदर क्या हो रहा है, आपको बताया जा रहा है कि भाई स्प्रिंग खींचा और छोड़ दिया, तो जहां छोड़ा है वहां तक जाएगा, फिर जहां से अंदर जाएगा, फिर वापसी आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इसका मतलब ये एक पूरी एक ऑसिलेशन हो गई। तो इसकी पूरी हमने एक वेव बना के दे दी, इसके बाद ये वेव रिपीट हो जाएगी। हाँ हम्म ठीक है। जी अच्छा, द पीरियड कैपिटल टी इज द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल। अब जितनी देर में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है ना, उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है सही। भाई। कोई कोई ऑब्जेक्ट ये 2 सेकंड में पूरा करेगा, कोई ऑब्जेक्ट ये 3 सेकंड में करेगा, कोई 10 सेकंड में करेगा, कोई 0.5 सेकंड में करेगा। तो सबका टाइम पीरियड डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे। जितना लाइटर ऑब्जेक्ट होगा उतना जल्दी कवर कर लेगा, उतना कम टाइम सही होगा। ठीक है। सही। जी लाइटर ऑब्जेक्ट होगा तो जल्दी ऊपर नीचे होगा ना, इनर्शिया कम होगा, रुकावट कम आएगी ना। जी जी सही। It is worth remembering that the following relationship which you may recognize from the work on circular motion in topic 14, F is equals to 1 upon T। ये तो आपने ऑसिलेशन में ओ लेवल में पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस जी में ऑपोजिट वो है, रेसिप्रोकल है। ठीक है। जी वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है?
सॉरी। वैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐसे जनरल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता है? सर वो ग्राफ में तो मतलब समझ जितने लूप्स होंगे एक 360 डिग्रीज में हम्म। वो फ्रीक्वेंसी कर लीजिए, लेकिन वर्डिंग एज अ वर्डिंग मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट मैं समझ जाता हूँ। देखो कैसे समझाऊं वो नहीं पता मुझे। रुको, मैं तुम्हें थोड़ा सा इजी करके बताता हूँ ये चीज। वन नोट पे ड्रॉ करते हैं। सॉरी यार, थोड़ी सी ना तभी लगी बात है। देखो स्क्रीन नजर आ रही है? जी तो जो तुम्हारी ऑसिलेशन है उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ ना, 5-6 ऑसिलेशन हो गई है, उनको मैंने इस तरह प्लॉट कर दिया। ठीक है, यहाँ जी टाइम है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्स है। तो मैंने देखा भाई यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी जर्नी, यहाँ से रिपीट स्टार्ट हो जाता है, रिपीटेशन हो गई ना यहाँ से, जी सेम जी चीज रिपीट हो रही है। जी। तो मैं कह दूंगा ये जो ड्यूरेशन है ना, इसके अंदर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब वन आवर। इसका जी टाइम जो है टाइम पीरियड होगा इतनी जी देर में। ये पूरा, हालांकि ये पूरा एक्स एक्सिस तो टाइम है, अगर कोई मुझे यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ पे T1 ले लूंगा, कोई यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ पे T2 ले लूंगा। लेकिन कोई मुझे एक ऑसिलेशन पूछेगा तो मैं कहूंगा ये कैपिटल T है जो कि टाइम पीरियड है, क्योंकि एक जी ऑसिलेशन का टाइम है। ठीक है ना? जी अच्छा, ये तो हो गई टाइम पीरियड डेफिनेशन के बाद। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। लिख लो ये। जी अच्छा भाई, ये बात समझ में आती है ना? जी जी। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब मुझे नहीं पता कि भाई फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं हम हमें जो है ना ऑसिलेशन नहीं पता, ऑसिलेशन अननोन है। पहले हमें टाइम अननोन था ना, तो हमने कहा कि टाइम पीरियड कितना होगा जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी, तो हमें ऑसिलेशन का पता था कि एक ऑसिलेशन होगी तो टाइम पीरियड होगा। अब हमें हम्म। फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन में ऑसिलेशन नहीं पता, लेकिन टाइम पता है कि 1 सेकंड। हम कहते हैं वन जी सेकंड में जितनी ऑसिलेशन बन गई वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है? सही। जी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ना वो 1 सेकंड है, इतनी देर का, इतनी वेव्स का। तो ये कितनी हो गई भाई? ये 1.5 ऑसिलेशन हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ जी तक एक ऑसिलेशन हो रही है, उसके बाद जी यहाँ पर आधी और हो गई, जी ऐसे ही है। जी सर। मैं कह दूंगा 1.5 हो गई, यानी कि 1 सेकंड में 1.5 ऑसिलेशन हो गए, इसका मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। जी ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो गई नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो गई नंबर ऑफ सही ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। ठीक है? सही। कोई सवाल? नहीं सर। अच्छा, अगर ये समझो ये कोई ऑसिलेशन होती है जिसमें टाइम पीरियड जो है यहाँ जाके कंप्लीट, 1 सेकंड जो है इतनी देर में इतनी वेव में कंप्लीट होता है, इतनी ऑसिलेशन में, तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होती? टू। क्योंकि 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है ना। जी और अगर यहाँ होती तो 2.5। ओके, वेरी गुड, हम आगे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा फ्रीक्वेंसी और टाइम सर, पीरियड। सर अभी मतलब वो अभी जो मैं जा रहा हूँ तो फिर क्या कैसे करेंगे सर? तो 9 बजे जाओगे ना? नहीं नहीं, मैं जो मतलब 25 के बाद की बात कर रहा हूँ। जो कब 3 जाओगे तुम? हफ्ते अभी आएंगे। सर मैं 25 को जा रहा हूँ। यार तुम 25 को जा रहे हो, बच्चे बहुत कोर्स है थोड़ा सा तुम्हें। सर अब मैं वहां पे कि मैं कैसे लूँ अच्छा भाई, अब मैं वापसी आता हूँ लेक्चर की तरफ। तुम्हें फ्रीक्वेंसी टाइम टेबल दोनों, टाइम पीरियड दोनों समझ में आ गया? जी सर। क्लियर है? जरा एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करो, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है टाइम पीरियड? सर फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। हाँ, और टाइम पीरियड
कितनी नहीं, जैसे जो समझ में आया वही बता दो। सर कितनी ऑसिलेशन हो रही है? कितनी ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रही हो तो फ्रीक्वेंसी में बता दिया ना तुमने। नहीं नहीं, किसी का उल्टा है ना ये। सीधे में करो, सिर्फ लिखने में फोकस नहीं करो कितना पहले। टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन के लिए? जी बिल्कुल। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड है। जी ठीक है, जी सर। आगे चलते हैं भाई। अच्छा भाई, आपको दिया हुआ फ्रीक्वेंसी को 1 टाइम पीरियड, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सही है। जी फिर आपको कहा कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी भी पढ़ा था हमने, है ना। जी ऐसे ही है। ये क्यों जी था सर। भाई? अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि एफ इज इक्वल टू 1/t है, इससे 2 पाई एफ की जगह 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, और 2 पाई अपॉन टी की जगह पे 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। सही है। जी सही। ये कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए ओमेगा था ना, कि भाई पूरा अगर सर्कुलर आपने कर लिया तो ओमेगा बन जाएगा। In the above examples, the body is vibrated in a particular way known as simple harmonic motion. There are many other type of oscillation. For instance, a conducting sphere will oscillate between two charged conducting plates, but this is not a simple harmonic motion. ठीक है। क्यों भाई? कंडीशंस क्या है? सॉरी, कंडीशंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन। इनको हिप्स कर लो, लिख लो, रट लो, ठीक है। The condition required for simple harmonic motion are vibration of a particle about a fixed point. सबसे पहला पॉइंट, कोई भी वाइब्रेशन होगी या कोई भी ऑसिलेशन होगी वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड होगी, जो मैंने शुरू में बताया था, जिसको हम मीन जी पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, उसके आगे पीछे होगी मोशन, सही है। जी द एक्सेलरेशन, दूसरा है, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट फिक्स पॉइंट। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ना, वो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ ही होगी, उस फिक्स पॉइंट की तरफ ही होगी हमेशा, ठीक है। सही। जी और थर्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। जो मैग्नीट्यूड होगा ना एक्सेलरेशन का, वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन जो होगी, वो जी किसकी डायरेक्ट जी प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट। सही। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? आपने कितना दूर लेके गए उस फिक्स पॉइंट से, फिर छोड़ा, तो जी जितना दूर ले गए होगे, जितना इंक्रीज करोगे उसको डिस्प्लेसमेंट में, उतना ही एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। जी लेकिन वैल्यू वाइज डायरेक्शन उसकी उल्टी होगी। जी जी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है ना। जी सर। तो एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। जी तो जी डायरेक्शन का फर्क है, तो दोनों ऑपोजिट होंगे, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होंगे। अगर जी अगर 2 यूनिट्स से वो बढ़ता है ना, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो उसी प्रोपोर्शन से आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। जी। तो ये मैं लिख लूं? हाँ, ये लिख लूं ये तो कंडीशन? आगे आएगा, ये कंडीशंस लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन इक्वल नहीं हो जी सकता, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस बढ़ रहा तो 2 यूनिट्स एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल होगा, एक प्रोपोर्शन होगा, एक रेशियो होगा, एक कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को अभी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, ठीक है। जी यही सर। इस थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना दूर ले जाएंगे उसके फिक्स पॉइंट से, इसका मतलब क्या है कि हम जो है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ ले जाएंगे ना, जी तो उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि थर्ड पॉइंट तो यही कह रहा है ना। जी लेकिन उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है ना वो उल्टी होगी, यानी कि ऊपर की तरफ अगर हम पेंडुलम में ले जा रहे हैं एक बॉल को, राइट साइड पे ऊपर ले जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पे जाएगा, उल्टा जाएगा, क्योंकि वो हमेशा जी फिक्स पॉइंट की तरफ होगा। इसी तरह पेंडुलम के बॉल को हमने लेफ्ट साइड पे ऊपर ले गए मैक्सिमम पे, तो क्या जी होगा, सही। एक्सेलरेशन राइट साइड पे होगा, उल्टा होगा, वो फिर दोबारा पॉइंट की तरफ होगा, ठीक है। जी लेकिन वैल्यू उसकी प्रोपोर्शनल होगी, बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो, ठीक है। सही। जी तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है एग्जाम में, इनको याद रखना है। जी सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी इन्वेस्टिगेटेड यूजिंग अ पोजीशन सेंसर कनेक्टेड टू अ डेटा लॉगर, ठीक है। ठीक है, 19.2 में देखेंगे कि भाई डेटा लॉगर दिखाएगा हमें कि भाई इसकी पोजीशन क्या है। द जी डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द ग्राफ कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रेस फ्रॉम द डेटा लॉगर। डेटा लॉगर के जो रिजल्ट आएंगे ना, उससे ग्राफ बनेगा, ठीक है भाई। जी ये पोजीशन सेंसर है, पोजीशन बताता रहेगा, जैसे ये पोजीशन मूव होती रहेगी ये एक पॉइंट जनरेट करेगा, दूसरा तीसरा चौथा, शायद पूरा ग्राफ बना देगा, ठीक है।
तो जब इसका हमने जी पर्टिकुलरली एक पेंडुलम को ऑसिलेट करवाया सिंपल हार्मोनिक मोशन में रखते हुए, तो हमने देखा कि कुछ जी तरह का जो है ना ग्राफ बन रहा है, एक साइनसॉइडल वेव बन रही है। तो साइन थीटा का जी ग्राफ होता है ना, वैसा ग्राफ बन रहा है। जी सही। तो हमने कहा कि भाई एज विद एनी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, जी द एक्सेलरेशन इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पता चल रहा है भाई इससे? हमने देखा जब हमने डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया, तो हमने कहा कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, अगर इसका हम ग्रेडियंट ले लेना, तो ग्रेडियंट कैसे लेंगे भाई? डी वाई बाई डी टी। जी तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है ना, कंटिन्यूस ग्राफ का तो ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन से आता है ना। जी तो अगर ये y है, ये x, ये t है, तो dy बाई dt करके वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन जी टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। जी वेलोसिटी का फॉर्मूला तो याद है ना? जी जी वो है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हाँ। अपॉन टाइम। तो यहाँ पर भी क्या है? जी यहाँ पर ग्रेडियंट आप दोगे y अपॉन t, y अपॉन x, तो चेंज इन अपॉन चेंज इन x, चेंज इन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ग्रेडियंट हो गया, जी क्या बन गया? वेलोसिटी बन गई। जब आप इस ग्राफ जी को डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, सही। ये ग्राफ किसका? ये cos थीटा का है, कोसाइन का ग्राफ है। सर ग्राफ को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? ग्राफ की वैल्यूज को डिफरेंशिएट करेंगे ना। अच्छा ठीक है, ठीक ये ठीक, ये जी साइन सही। थीटा का ग्राफ है। साइन थीटा का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, जी साइन थीटा का कॉस डिफरेंशियल क्या थीटा। आता है? cos थीटा आता है। तो ये cos थीटा का ग्राफ आ जी गया। जी सही है, सही है। ठीक है, अब आपने जी क्या किया? अब आपने वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा, माइनस साइन। माइनस जी साइन। यस। तो क्या हुआ? ऊपर साइन है, इसकी पोजीशन जी उल्टी हो जाएगी। ये यहाँ से ऊपर जा रहा था, जी ये यहाँ से नीचे चला जाएगा। माइनस साइन बनेगा वैसे ही, जी लेकिन सही। उल्टा हो जाएगा। मिरर इमेज आ जाएगा इसका, पहले वाले का मिरर इमेज एक्सीलरेशन में आ जाएगा। सही जी, सही सही सही। तो वेलोसिटी थी cos थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशियल किया माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया एक्सीलरेशन जी का ग्राफ। ठीक है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है? जी चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, तो ग्रेडियंट हो गया। डिफरेंशिएशन आपको ग्रेडियंट हम्म, है ना। ठीक है, जी तो आपको कह दिया कि भाई फिगर 19.1 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इन द एक्सप्रेशन एट डिफरेंट पॉइंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन विद रेफरेंस टू द फिगर। पॉइंट इन साइकिल t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन। क्या हो रहा है भाई? डिस्प्लेसमेंट t 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी क्या है? मैक्स है। ठीक है भाई, जी जो मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी है, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती। एक्सेलरेशन हम्म, 0 है क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं आ रहा वेलोसिटी का, वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर आ रहा जी हाफ साइकिल। हाफ साइकिल पे क्या हो रहा है भाई? हाफ साइकिल पे यहाँ से यहाँ तक कवर किया, यहाँ आ गए, अब डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गया। अच्छा, वेलोसिटी पे क्या हुआ भाई? वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी जी मैक्सिमम तो हो गई है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है, उसको उल्टी डायरेक्शन में ऑपोजिट है मैक्सिमम है। एक्सीलरेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है? एक्सीलरेशन पे 0 है। ये रहा, देख रहे जी हो? यहाँ से एक डॉटेड जी लाइन ड्रॉ करो, इन सबको आपस में चेक कर लो स्केलर के। सही। तो भाई फिर आता है हाफ साइकिल ऑन फ्रॉम, ये तो हो गया ना। अच्छा, ये 1/4 साइकिल है, सॉरी, मैंने पहले हाफ पढ़ा दी, तो ये 1/4 बीच में था। 1/4 में क्या है भाई? मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। 1/4 ये वाला है, बीच वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन, वेलोसिटी 0, बिल्कुल यहाँ से सीधा हो नीचे, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन क्या है भाई? यहाँ से सीधा है नीचे, मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मैक्सिमम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सर लेकिन अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो कैसे है? क्या कह रहे हो? एक्सेलरेशन अगर उस पॉइंट मैक्सिमम है हाँ, तो वेलोसिटी जीरो कैसे है? वेलोसिटी 0 कैसे? जी तो वेलोसिटी 0 ऐसे है कि भाई आप उस डायरेक्शन में गए और वहां जाके रोक दिया आपने ऑब्जेक्ट को ना, ऊपर जाके रोक दिया वो। जब आप छोड़ते हो तो ऑब्जेक्ट सर तो वो तो जाता है, जीरो एक्सेलरेशन नहीं होता ऊपर जाके? नहीं, उस पॉइंट एक्सेलरेशन तो हम बिटवीन टू वेलोसिटीज लेते हैं ना, इसीलिए तो जी एक्सेलरेशन, इसीलिए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है। इसको एग्जांपल अच्छा। देता हूं मैं तुम्हें, जैसे हम बॉल हवा में फेंकते हैं, ठीक है, वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके रुकती है, एक सेकंड के लिए वापसी घूम के आती है नीचे,
ठीक है, जी ऊपर जाते वक्त भी उसका एक्सेलरेशन 9.81 है, नीचे आते वक्त भी 9.81 है, लेकिन ऊपर जाते वक्त हम जी -9.81 लेते हैं, नीचे आते वक्त +9.81 लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जी कहते हैं भाई वो ऊपर जा रही है, एक वक्त आगे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर वो फौरन टर्न बैक। जी तो जीरो तो वेलोसिटी उस सही पॉइंट पे होती है ना, एक्सेलरेशन तो 2 पॉइंट्स के बिटवीन होता है ना, जहाँ से हमने थ्रो किया ठीक होगा है वहाँ मैक्सिमम होगी और वहाँ जीरो होगी। तो हम कहेंगे फाइनल जी ठीक वेलोसिटी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा। जी सही क्या? ठीक तो इसलिए यहाँ वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो है और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि डिफरेंस जी दिया है ना, पॉजिटिव माइनस जीरो इक्वल्स टू नेगेटिव। जी ठीक है, फिर आपको हाफ साइकिल तो मैंने पहले बता दी है। अब 3/4 साइकिल, 3/4 साइकिल कहाँ पे होगी भाई? आप यहाँ पे होगी। यहाँ देखो आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मैक्सिमम इन द जी ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ से आप आ गए इस पे, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो। यहाँ एक्सेलरेशन पे है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, मैक्सिमम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम। ठीक है, जी इसका मतलब सही हम हर बार क्या देख रहे हैं, जहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में वहाँ एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में, जहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जी डायरेक्शन में रिवर्स में, तो वहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर क्या हो रहा है, जहाँ पे ये ऊपर है तो यहाँ पे ये नीचे है, यानी कि हम हर जगह देख रहे हैं कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसका मतलब इन दोनों के जी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना? जी 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 लेकिन इनकी प्रोपोर्शनैलिटी है, इनका कर्व बिल्कुल सेम है, एक साइन थीटा का, एक माइनस साइन थीटा का, आंसर दोनों एक ही देंगे, खाली साइन का फर्क जी होगा, नेगेटिव सही साइन का फर्क होगा, है ना? जी तो हमारी वो थर्ड कंडीशन पूरी हो गई ना एसएचएम की, कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली जी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, है ना? सही बात समझ रहे हो? सर आपने अभी क्या पॉइंट बताया एक्सेलरेशन इज Displacement is directly proportional to the acceleration, but having जी only the magnitude are directly proportional and in directions are opposite. Direction opposite दिख रही है आपको दोनों की, हर पॉइंट पे, जी दोनों को, पहले वाले की और जी दूसरे वाले की, लेकिन वैल्यूज जी प्रोपोर्शनल है। ये भी मैक्स जा रहा है, ये मैक्स जा जी रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये मिनिमम जा रहा है, ठीक मिनिमम, सही है। ये हमें मैक्स जा रहा है, ठीक ये ऊपर मैक्स जा रहा है, और वैल्यूज एक ही जी देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर साइन 90 है, तो मैं साइन 90 लेता हूँ तो ये 1 देगा, ये -1 देगा, है ना? जी जी यहाँ जी पर ये -1 देगा तो ये पॉजिटिव 1 देगा। जी समझ रहे हो? जी सर इसका मतलब ये कि सिर्फ इनकी डायरेक्शन में फर्क है इस वजह से, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी है, आंसर एक जैसे ही देंगे। आगे चले, सही इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन गिव्स द फॉलोइंग प्रोपोर्शनैलिटी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, x क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है और a जो है एक्सेलरेशन है। तो आपने कहा कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, जो अभी हमने देख भी लिया ग्राफ से भी, सही है। हमने कहा जी कि ठीक है भाई, हम आपको यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहे हैं, और जैसे फिजिक्स में हम करते हैं, हम इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराए थे। वो जी कांस्टेंट हम देखेंगे, लेकिन पहले हम ये पढ़ते हैं क्या क्या है। वेयर ए इज द एक्सेलरेशन एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। जी द माइनस साइन कम्स इन बिकॉज द एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, माइनस साइन का मतलब कोई जी माइनस वैल्यू से नहीं है, तो माइनस तो वैल्यू ही नहीं होती ना, वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, जी जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी बताई तो इक्वल्स टू साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर। तो ए इक्वल्स टू ठीक माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा। जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, याद है ना? जी हर चैप्टर के फॉर्मूला शीट बनाना शुरू कर दो बेटा, वरना बहुत मिक्स हो जाएगा। सर मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ना तो ये आपने लिख लिया भाई, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सही है, जी क्लियर हो सर गया? एक सेकंड हाँ लिख लो। जी लिखना है ना हाँ लिखो भाई, लाजमी लिखना है। ठीक है दिस इक्वेशन डिस्क्राइब और सिंपल फिर ऊपर हार्मोनिक, एक्स के रिप्रेजेंट कर रहे हैं
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ठीक है। जी। This equation describes a system that is simple harmonic motion. The graph in figure 19.4 are solutions to this equation. If you look at those graphs, you will see that they have a sine or cosine shape. The precise equation that they represent are these. हमने ऊपर देख लिया था बिहेवियर, अब हम इनकी इक्वेशंस बनाते हैं कि हमें जाहिर है साइन थीटा की इक्वेशन चाहिए होगी। तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। एक्स नॉट क्या है भाई? एक्स नॉट इज द क्या है बताओ, चलो तुमसे पूछता हूँ तुम्हें आइडिया हो। एक्स नॉट क्या होगा? आइडिया? डिस्प्लेसमेंट तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो अच्छा है लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। कौन सा स्पेशल टाइप ऑफ ये डिस्प्लेसमेंट? जिस पॉइंट पे आप एक्स नॉट और एक्स इक्वल हो जाए ना, ये वो जी डिस्प्लेसमेंट है। वो कब पॉसिबल होगा? जब साइन थीटा आपका 0 हो जाए, है ना? जी तो इसको ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। एक्स नॉट क्या कहलाता है? इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। क्या मतलब? जी देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? ये आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट की जो ये वैल्यू है ना एक्स नॉट, ये मैक्स, जी इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। तो हमने क्या किया, साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जिस पॉइंट पे भी थीटा की जो वैल्यू होगी वो रेशियो निकलेगा, एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होगा और एक्स नॉट उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है। जी अगर एक्स नॉट 1 होगा ना, सॉरी अगर साइन थीटा 1 होगा, मैंने गलती से 0 बोल दिया था, साइन थीटा अगर 1 होगा ना तो साइन थीटा एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स नॉट आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, तो एक्स विल बी इक्वल टू जी एक्स नॉट व्हेन साइन थीटा विल बी 1। ठीक है, साइन थीटा सर 90 या 1? साइन थीटा विल बी 1, थीटा विल बी 90। अच्छा ठीक 90 होगा ना इस पॉइंट पे, तो साइन थीटा 1 जी। हो जाएगा। साइन थीटा 1 होगा, एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या देगा? एक्स नॉट ही दे देगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो नहीं तो सर मैक्सिमम वैल्यू साइन 91 होगा ना? साइन 91 होगा। साइन थी जी तो हम यही देख रहे हैं ना कि भाई एक्स नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी सारी जी वैल्यू छोटी है क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, बाकी सब जी पॉइंट्स में होंगी। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको कि एक्स नॉट इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर कम होगा तो एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होकर एक्स नॉट, एक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। साइन थीटा अगर ज्यादा जी होगा तो एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होकर उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। साइन थीटा अगर मैक्सिमम जी होगा तो एक्स नॉट के बराबर हो जाएगा। फिर वापस आएगा, साइन थीटा अगर कम होगा तो एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होकर एक्स नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर जी कम, फिर यहाँ पर एक्स नॉट कम हो जाएगा, वो साइन थीटा कम हो जाएगा, एक्स नॉट मल्टीप्लाई होकर एक्स कम हो जाएगा। तो बेसिकली पूरी ट्रेजेक्टरी बन रही है कि जिस पॉइंट पे साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो एक्स नॉट से मल्टीप्लाई होगी और वो नया एक्स दे देगी हमको, क्योंकि ये लाइन तो पूरी एक्स है ना, जो पूरी जी वर्टिकल लाइन है ये एक्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की। इस डिस्प्लेसमेंट लाइन में एक्स नॉट वो स्पेशल टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जहां पर साइन थीटा 1 होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम कहेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है? एम्पलीट्यूड को कहते हैं। एम्पलीट्यूड पढ़ा है कभी? जी सर। एम्पलीट्यूड क्या होता है? सर उसकी जो वो हाइट जो उस लूप की। बिल्कुल, हाइट, यानी कि मैक्सिमम आपने जो है वो कहाँ तक उसको लेके गए और छोड़ दिया। जी ठीक है ना? जी सर। तो भैया ये है आपका एम्पलीट्यूड। अब आगे चलते हैं। आपने कहा वेलोसिटी, वेलोसिटी को आपने डिफरेंशिएट किया एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन थीटा डिफरेंशिएट होके कॉस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, और एक्स नॉट अपना बाहर आ गया और ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा आ गया। पता है ना, साइन जी थीटा को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो साइन थीटा कॉस थीटा रहता है, लेकिन साइन फंक्शन ऑफ थीटा को अगर इंटीग्रेट करोगे, वो करोगे डिफरेंशिएट, तो अंदर जो थीटा के साथ कांस्टेंट होगा उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये बात पता है ना? जी। अच्छा सर एक आवाज आ रही है अजीब सी, पता नहीं क्या है। हेलो, अब अब आ रही है? बेहतर है। जी अब पता बेहतर नहीं है लेकिन बीच में बहुत ज्यादा हो गई थी। जी क्या, ठीक है। मुझे लग रहा है ये एयरफोन्स का थोड़ा सा साउंड होगा शायद, क्योंकि यहाँ तो कोई जी है नहीं मेरे पास तो। जी अच्छा, अब देखो एक्स नॉट साइन ओमेगा टी को आप मैथ्स का सवाल समझो और इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? एक्स नॉट कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी जो जी है डिफरेंशिएट होगा कॉस ओमेगा टी,
और अंदर वाला cos ओमेगा जी टी फिर डिफरेंशिएट होगा और ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा इंटू 1, है ना। जी तो ये क्या बन जाएगा, x नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी, ऐसे ही है। जी तो ये आपका वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई, v इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। और इसको जी फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। वो क्या होगा भाई, x नॉट और ओमेगा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, cos ओमेगा टी जी डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी डिफरेंशिएट होकर ओमेगा हो जाएगा। तो जी ओमेगा, ओमेगा से मतलब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये एक्सेलरेशन की जी इक्वेशन हो गई, ठीक है। जी अच्छा, हमें कहते हैं फिर x नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस, जो हमें पता है पहले से, सही है। जी और हमें कह रहे हैं if you look at the equation for the displacement and acceleration you should be able to see that they fit in with the equation that is a equals to minus omega square x। हमें कह रहे हैं कि भाई अगर आप कंपेयर करो ना इनको, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को, तो कंपैरिजन में अगर इन दोनों को इक्वेट करूं तो एक्स नॉट से कट जाएगा, ठीक है, ओमेगा जी स्क्वायर बाकी रह जाएगा, साइन ओमेगा टी से कट जाएगा, तो क्या बच जी जाएगा आखिर में, आखिर में बच जाएगा क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर खाली। तो इसका मतलब माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर इनको हम जी इक्वेट करें दोनों को तो एक्स नॉट से कट गया, सही है, जी साइन ओमेगा टी से कट गया, तो ऊपर वाली इक्वेशन में क्या रह गया, एक्स इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या बन गया भाई, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सही है। जी इसका मतलब इनको कंपेयर करने से यही बच रहा है, तो हमारा कांस्टेंट सही था बिल्कुल। तो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटा के इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाया था, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल सही था। एक्सेलरेशन और जी डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ यही फर्क है, बाकी सब सेम है, जी सही है। तो जी हमने कहा चलो हम इक्वेशंस बनाते हैं कुछ इनकी। So the velocity of the vibrating body at any point in the oscillations can be calculated by using this formula। अब आपको कहा कि भाई आप इसको थोड़ा सा सिंपल करो ताकि हमें साइन थीटा कॉस थीटा के चक्कर में ना पड़ना पड़े, क्योंकि हमने इतनी इक्वेशंस बना ली हैं। तो आप वेलोसिटी को कुछ ऐसा बना दो कि वेलोसिटी जो है एक सिंपल मैथ्स की तरह सॉल्व हो जाए, साइन थीटा कॉस थीटा में ना जाए। तो जब हमने वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश की तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बन रही है, प्लस माइनस वेलोसिटी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन इस इक्वेशन को बिल्कुल आराम से सेटिस्फाई करती है, सही है। जी जी अच्छा, इसमें अगर आप यकीन ना आए तो आप इसको डाल के भी देख सकते हैं। आप बोले अच्छा भाई एक्स नॉट तो एम्पलीट्यूड है, मैं काम ये करता हूँ डिस्प्लेसमेंट को भी मैं एक्स नॉट कर देता हूँ, जी ठीक है, एक्स नॉट स्क्वायर, ये एक्स नॉट। अच्छा एक मिनट यार, एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स नॉट माइनस जीरो। सर जीरो क्यों होगा? नहीं यार, ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग एरर है, एक मिनट को। ये तुम्हारा हो जाएगा v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम जैसे ही x की वैल्यू एक्स नॉट डालोगे तो ये भी एक्स नॉट स्क्वायर होगा, और ये एक्स नॉट डालोगे तो एक्स नॉट स्क्वायर ये भी हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, अंडर रूट जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। ये पूरी आंसर जी आएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप यहाँ फॉर्मूले में यहाँ पर ग्राफ पे देख सकते हो कि जब आप जो है डिस्प्लेसमेंट को उसके बराबर कर दोगे जी एम्पलीट्यूड के, तो आपके पास यही का फॉर्मूले से आंसर जीरो आ जाएगा। ये रहा, वेलोसिटी किस पॉइंट पे जीरो होगी, इसका ग्राफ का ये रहा, इस पॉइंट पे ये भी दोनों सेम हो जी जाएंगे। और अगर आप इसको जीरो खाली एक को जीरो करते हो तो एक्स को जीरो करते हो, तो इसमें क्या होगा, एक्स को जीरो करने से एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर रह जाएगा, वो कट जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ हम्म जाएगी प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपके पास कोई अदर डिस्प्लेसमेंट नहीं है सिवाय एम्पलीट्यूड के। तो एम्पलीट्यूड जिस पॉइंट पे होगा वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा आपका, जी है ना, एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, जी ठीक है। तो बाकी एग्जाम्पल है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, उन्हें नेक्स्ट टाइम देख लेंगे।
ठीक एसएचएम और सर्कुलर मोशन थोड़ा लंबा है तो इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके, ओके। अल्लाह, थैंक यू।